हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 25 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 25वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 25वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 25वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 12, 12 के बाद में 20, 20 के बाद में 16, 16 के बाद में 24, 24 के बाद में 20, 20 के बाद में 28 और 28 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर हमें सबसे पहले दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 20। तो मेरे भाई 12 से 20 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 के बाद में कितना है 16, तो 20 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से आगे दिया गया है 24, तो 16 से 24 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 16 और 8 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 के बाद में हमें दिया गया है 20, तो मेरे भाई 24 से 20 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 के बाद में दिया गया है 28, तो 20 से 28 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 20 और 8 मिलकर बन जाएगा 28। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 28 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्या आई है उन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या आई है +8, उसके बाद में संख्या आई है -8, फिर संख्या आई है +8, उसके बाद में आई है संख्या -4, उसके बाद में क्या आई है संख्या +8। यानी कि यहाँ पर हो रहा है +8 -4 +8 -4 +8, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है +8 -4 +8 -4। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए +8 हो गया तो इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा -4, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 28 में से क्या कर दें -4 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 28 में से हम क्या कर देंगे -4 कर देंगे, तो 28 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न सीरीज से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे मेरे भाई किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, ठीक है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर है, रो के अंदर है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोल देंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व किया जाता है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है कॉलम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम में यहां पर संख्या 8 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर 8 आ जाएगा कैसे, यदि हम इस 8 के ऊपर दी गई दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर इस तीसरे कॉलम के अंदर पता करेंगे कि यहां पर भी 8 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस 8 के ऊपर भी 2 संख्या में दी गई है और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लें तो मेरे भाई 4 और 4 मिलकर बन जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी 10 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। लेकिन हमें यहां पर देखिए 10 के ऊपर 2 संख्या है, पहली संख्या तो हमें दी गई है 6, लेकिन यहां पर दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि 6 और उस संख्या को यदि हम आपस में जोड़े तो यहां पर 10 बन जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए मान लीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या x है, तो यहां पर देखिए 6 में दिया गया है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम मान लेते हैं x, ठीक है, और इसके बराबर में हमें दिया गया है कितना 10, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए x रखेंगे, इसके बराबर में क्या है 10 है, और मेरे भाई 6 इस तरफ है तो उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहां पर 6 क्या किसका है, प्लस का है, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो 6 हो जाएगा किसका, माइनस का, ठीक है। तो यहां पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 10 में से 6 चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 4, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 6 और 4 को आपस में जोड़ लें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4। अब हमें ध्यान से देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 4 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण
करता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पक्षी, तोता और चमगादड़ इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है और उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद में आपको क्या करना है, उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है पक्षी, उसके बाद में दूसरा शब्द है तोता और तीसरा शब्द है चमगादड़। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और तोता के बीच में। तो क्या पक्षी और तोता के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, पक्षी और तोता के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई जो तोता है ये क्या है, पक्षी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे तोता और चमगादड़ के बीच में। तो क्या तोता और चमगादड़ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, तोता और चमगादड़ इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि तोता अलग होता है और चमगादड़ अलग होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और चमगादड़ के बीच में। तो क्या पक्षी और चमगादड़ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पक्षी और चमगादड़ के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि तोता तो एक पक्षी है लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चमगादड़ होता है ये उड़ता जरूर है लेकिन ये आता है स्तनधारियों के अंदर है। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे किसके लिए, पक्षी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला आरेख हो गया किसके लिए, पक्षी के लिए। उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द है तोता। तो देखिए तोता का संबंध पक्षी के साथ में तो है लेकिन तोता का संबंध चमगादड़ के साथ में नहीं है। तो मेरे भाई तोता क्या है, एक पक्षी है। तो मेरे भाई तोता आ जाएगा किसके अंदर, पक्षी के अंदर, यानी कि तोता का आरेख बनेगा पक्षी के आरेख के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में बच गया क्या, चमगादड़। तो मेरे भाई चमगादड़ का संबंध ना ही तो तोता के साथ में है और ना ही पक्षी के साथ में है। तो इन दोनों से अलग आरेख बनेगा किसका, चमगादड़ का। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये तीसरा आरेख हम बना देंगे चमगादड़ के लिए, यानी कि पक्षी, तोता और चमगादड़ इन तीनों का या इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा जिसके अंदर आपको जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मेरे भाई लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग
25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को आपको बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर मेरे भाई, यहां पर रो के अंदर है तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि इस पहली रो के अंदर यहां पर 24 कैसे आया है। उसके बाद में हम पता करेंगे कि इस दूसरी रो में यहां पर 8 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली रो के अंदर 24 और दूसरी रो के अंदर यहां पर 8 जिस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरी रो में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इस पहली रो के अंदर यहां पर 24 कैसे बनेगा। तो देखिए 24 के जस्ट सामने में दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 5। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 24 बन जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें तो 7 और 5 मिलकर बन जाएगा 12, लेकिन यहां पर लिखा गया है 24। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम इस 12 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 12 का दोगुना होता है 24। और ध्यान से देखिए 24 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि सेकंड रो के अंदर यहां पर 8 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस 8 के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 3। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4 और यहां पर हमें दिया गया है 8। तो यहां पर देखिए यदि हम इस 4 का भी क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 4 का दोगुना हो जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, सभी की तरह इस प्रश्न चिन्ह की संख्या के यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के सामने भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 और 3 को सबसे पहले आपस में जोड़ लेंगे। तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। और मेरे भाई सभी का दोगुना किया गया है तो इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। 8 का दोगुना कितना होता है, तो 8 का दोगुना होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 16 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को
ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 का संबंध यहाँ पर 41 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 4 से यहाँ पर 41 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना होता है कि 4 से यहाँ पर 41 कैसे बना है। तो 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 4 से यहाँ पर 41 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 4 के अंदर क्या कर दें प्लस 37 कर दें तो 4 और 37 मिलकर बन जाएगा 41। और ध्यान से देखिए 41 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर और 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से 4 के अंदर प्लस 37 किया गया है उसी प्रकार से हम इस 6 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 37 कर देंगे। तो मेरे भाई 6 और 37 मिलकर बन जाएगा 43। क्या किसी ऑप्शन के अंदर 43 दिया गया है, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको 43 नहीं दिया गया है, यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई जब एक लॉजिक से प्रश्न सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब दूसरा लॉजिक आप कब लगाएंगे, जब आपको दूसरा लॉजिक याद होगा। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे, तो मेरे भाई ध्यान से समझिए 4 से यहां पर 41 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 4 का किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। अब मेरे भाई 4 के बाद में अगली संख्या कौन सी आती है, तो सर 4 से अगली संख्या आती है 5। तो मेरे भाई यहां पर एक बार क्या किया गया है, 4 से अगली संख्या का स्क्वायर किया गया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 16 और इस 25 को आपस में जोड़ दें तो 16 और 25 मिलकर बन जाएगा 41। और ध्यान से देखिए 41 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इस 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर देखिए 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। अब 6 से अगली संख्या कौन सी होती है, तो 6 से अगली संख्या होती है 7। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार हम क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 36 और 49 को आपस में जोड़ देंगे तो 36 और 49 मिलकर बन जाएगा 85। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 85। अब हमें देखना है कि संख्या 85 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 85 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन बंदरगाह और ऑप्शन डी है चेन्नई बंदरगाह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है
चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गोमती नदी के तट पर है, ऑप्शन बी है सरयू नदी के तट पर है, ऑप्शन सी है गंगा नदी के तट पर है और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी के तट पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी, यानी कि शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी है देवभूति। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर का, ऑप्शन बी है पोटोमीटर का, ऑप्शन सी है सैक्रोमीटर का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए।
और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हुबली में, ऑप्शन बी है जबलपुर में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में और ऑप्शन डी है बिलासपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? ऑप्शन ए औरंगजेब को, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला को, ऑप्शन सी है हमीर जाफर को और ऑप्शन डी है हमीर कासिम को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए खो खो खेल से, ऑप्शन बी है कबड्डी खेल से, ऑप्शन सी है पोलो खेल से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बंकर शब्द का संबंध है पोलो खेल से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए वोल्गा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है राइन नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो देख लीजिए मेरे भाई। इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हमीर जाफर के साथ, ऑप्शन बी है हमीर कासिम के साथ, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला के साथ और ऑप्शन डी है औरंगजेब के साथ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ में की थी। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।